मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लास्ट टर्न पर आप लोगों को याद आ रहा होगा हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है और उसकी जो वैल्यू होती है कुछ बेसिक केसेस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मुझे कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड ऐड करने हैं आगे जाकर आज। बट उससे पहले आज हम लोग दो चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसकी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे केस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अबाउट जब रिवॉल्व करता है तब उस केस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक मोमेंट वो जनरेट करता है हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। बस स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन हम लोग साइक्लोट्रॉन के साथ। कुछ आइडिया कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या करता है साइक्लोट्रॉन, किस लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कुछ भी एक बेसिक आइडिया जो आप दे सकते हो साइक्लोट्रॉन के बारे में आप लोग। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है जिसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी हो, हाई काइनेटिक एनर्जी पे चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इनके हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल्स को एसोलेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल एसोलेटर के फॉर्म में ये वर्क करते हैं, राइट। जैसे प्रोटॉन है आपके पास और प्रोटॉन की आपको स्पीड बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ा सकते हैं जिससे बाद में आपको उसको कोलाइड करवाना हो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ तो उनका कोलिजन पॉसिबल होता है। तो हम पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो समझते हैं। अगेन मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। इसको हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस कंसिडर करेंगे। ठीक है। ऑल्दो इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें ये एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ था इस बार के बोर्ड एग्जाम्स का। जो अभी स्टूडेंट्स जो जिनका बोर्ड एग्जाम था उनके लिए हॉल तो कैंसिल हो गया था बोर्ड एग्जाम पर ये जो टॉपिक था ये एक्सक्लूड हो गया था। बट आपके टाइम पर आप ये मान के चलो इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस पे आपको पूरा फोकस रखना है कि ये टॉपिक में ये जो डिवाइस होता है ये कैसे वर्क करता है। तो देखो आपको थोड़े से आप बोल सकते हो सेमी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे दो। हाफ हाफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जो होते हैं मेटल के बने हुए। ये मेटल के बने हुए होते हैं जो दो हाफ हाफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हो। और इनको हम बोलते हैं डीज। बस इनकी हाइट जो होती है ना कंपैरेटिवली कम होती है। आप इसको ऐसा मान लो कि वो आप लोगों ने आपका टिफिन का बॉक्स देखा है। मेटल के टिफिन के बॉक्स होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं। उसको आपने हाफ में कट कर दिया। आप उसको मान के चलो कि मेटल का आपका टिफिन का बॉक्स है जो अंदर से हॉलो होता है। अंदर से हॉलो भी होना चाहिए। देखो अंदर से हॉलो है तभी पार्टिकल अंदर मूव कर पाएगा। अंदर मूव करने के लिए पार्टिकल के पास स्पेस है। ऊपर बस मेटल की प्लेट्स लगी हुई है, नीचे मेटल की प्लेट्स है, बाउंड्री पर मेटल की प्लेट्स है। तो आप मान के चलो आपने आपके टिफिन को हाफ में कट कर दिया। तो ये दो हाफ हैं जिनको हम बोलते हैं डीज। अच्छा, इनको डीज क्यों बोलते हैं? ये एक्चुअली आपको डी शेप में दिख रहे होंगे। डी के शेप में दिख रहे होंगे इसलिए लोगों ने इनको नाम देना शुरू कर दिया डीज। इनको हम बोलते हैं डीज। इनका ये टेक्निकल टर्म भी नाम ही है। इनको हम डीज ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये जो होते हैं डीज होते हैं दे आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मेटल्स, कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मेटल के बने हुए होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों डीज में के बीच में कुछ सेपरेशन दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है आपको ये बीच में हमने इनका कुछ सेपरेशन रखा हुआ है। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ, सपोज मैं इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इसका टॉप व्यू हो गया।
ये दोनों आपस में थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोनों डीज के बीच में लगाते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। अभी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, क्यों होता है, कैसे करता है फ्लक्चुएट वोल्टेज, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले उनके बारे में समझ लो कि इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, दोनों डीज के बीच में हम लगाते हैं एक वोल्टेज। ये हमने वोल्टेज लगाया और साइमल्टेनियसली हम लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी रखते हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन, अगर आप टॉप व्यू देख रहे हो तो। और ये जो साइड में डायग्राम है जो थ्री डायमेंशन में आपको दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि जो फील्ड होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड मान लो आप। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हम किसके हेल्प से क्रिएट करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड और विद द हेल्प ऑफ सम परमानेंट मैग्नेट्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके हेल्प से हम ये इस टाइप की वर्टिकल डायरेक्शन की फील्ड है। जैसे आप ये मान के चलो कि आपने इस कंप्लीट असेंबली को रखा है एक्स जेड प्लेन में। प्लेन समझ में आता है सबको, एक्स वाई और जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो अगर ये अरेंजमेंट जो है, ये आपको जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अरेंजमेंट अगर एक्स जेड प्लेन में प्लेस्ड है, अगर ये अरेंजमेंट एक्स जेड प्लेन में प्लेस्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आइदर इन पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई होगी, मतलब वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दी अलोंग वाई डायरेक्शन। अब आगे समझते हैं आगे क्या करना है इसके बाद। अभी तक आपको ये क्लियर हो रहा है, दो चीजें हमने अप्लाई करी है डीज में। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया मैंने, एक तो डीज में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करा है, और साथ ही साथ क्या करा है हमने बताओ, अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने एक ऐसे रीजन में रखा है जहां पर क्या प्रेजेंट है, जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, अब आगे हम एक प्रोटॉन को, अब हम आगे एक प्रोटॉन को यहाँ से सेंटर के बिल्कुल पास से, सेंटर के थोड़ा सा पास से रेस से रिलीज करते हैं। ये जो प्रोटॉन है यहाँ से देखो, ये दिख रहा है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन लिखा है सेंटर में मैंने, देखो सोर्स ऑफ प्रोटॉन दिख रहा होगा आपको। सेंटर के पास से हम लोग सोर्स ऑफ प्रोटॉन से प्रोटॉन को रेस से रिलीज करते हैं। अब क्या होता है कि किसी एक डी को हम रखते हैं हायर पोटेंशियल पर, किसी एक को रखते हैं लोअर पोटेंशियल पर। यहाँ पे देख रहे हो हमने पोटेंशियल अप्लाई करा है हमने, तो कोई एक डी हायर पर होगा, एक डी लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो इसका मतलब बताओ, जैसे मान लो स्टार्टिंग में इनको नाम देता हूँ, इसको बोल देता हूँ D1 और D2। ठीक है, ये दोनों डीज के नाम दे दिए D1 और D2। और सपोज वोल्टेज का जो वेरिएशन है, ये जो हमने वोल्टेज लगाया है ना, ये जो वोल्टेज का वेरिएशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये कुछ इस तरह से होगा। वोल्टेज का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, केयरफुली देखो हम क्या कर रहे हैं। अल्टरनेट हाफ साइकिल्स पॉजिटिव है, अल्टरनेट हाफ साइकिल्स नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, हम किसी एक इंस्टेंट पर लेफ्ट वाले डी को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद राइट वाले डी को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं। और इसके लिए जो टाइम होता है, जिस टाइम रेट से हम इसको चेंज कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। कैपिटल टी पता है कितना होता है, 2 πm/क्यूबी। अब हम इतना ही टाइम क्यों रख रहे हैं वो हम आपको आगे समझाएंगे। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज है, या जो टाइम पीरियड बोल दो, अभी आप टाइम पीरियड है जिससे हम इस वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड इतना है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो T/2 है। T/2 कितना हो जाएगा, T/2 होगा πm/क्यूबी। मतलब हर बार इतने टाइम के बाद प्लेट्स अपने अपने पोलैरिटीज को चेंज कर देती है।
पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। जो नेगेटिव डी है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव डी है उस पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। कितने टाइम के बाद? T/2 टाइम के बाद। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में D2 हायर पोटेंशियल पर था, स्टार्टिंग में D2 वाज एट हायर पोटेंशियल, D1 वाज एट लोअर पोटेंशियल। तो जो फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हाई से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फ्रॉम D हैविंग हायर पोटेंशियल टू D हैविंग लोअर पोटेंशियल। तो D2 से D1 तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब मुझे बताओ कि प्रोटॉन कहाँ जाएगा? फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, वो फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है। फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने के बाद जैसे ही वो लेफ्ट डी में एंटर करेगा, जैसे ही अब वो इस लेफ्ट डी में एंटर करेगा, बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर कर गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करता है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर कर चुका है। तो बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मोशन की कंडीशन, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा वो। तो देखो अब वो स्टार्ट करता है सॉर्ट ऑफ सर्कुलर पाथ को। वो यहाँ से एंटर करता है, एंटर करने के बाद अभी उसकी स्पीड कम है, अभी उसकी स्पीड कम है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपको याद है, mv/qb। स्पीड कम है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम होगा। देखो इसने आधा सर्कल कंप्लीट करा, दिख रहा है आपको ये इसने आधा सर्कल कंप्लीट करा। आधा सर्कल कंप्लीट करने के बाद, हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद क्या होगा? जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ये इसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया। हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम हम लोगों ने एडजस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब D1 को हायर पोटेंशियल पर ले आएंगे। अब आ जाएगा D1 हायर पोटेंशियल पर, D2 लोअर पोटेंशियल पर। अब D1 जो है वो आ जाएगा हायर पोटेंशियल पर, और D2 होगा लोअर पोटेंशियल पर। अब जो प्रोटॉन है वो फिर से कहाँ जाएगा, कहाँ एक्सेलरेट करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मतलब इसकी स्पीड फिर से इंक्रीज होगी। अभी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, देखो अब इसका पाथ जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्पीड इंक्रीज होगी, अब इंक्रीज स्पीड से एंटर करता है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अंदर देख रहे हो डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, D2 के अंदर एंटर करते से ही मैग्नेटिक फील्ड। फिर से क्या होगा? फिर से सर्कुलर पाथ। तो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, बट रेडियस इस बार ज्यादा होगा। रेडियस ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये देख रहे हो D1 और D2 के बीच में ही एसिलेट हुआ था, D1 और D2 के बीच में ही एसिलेट हुआ था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ गया। देखो अब इसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है आपको पहले से। जैसे ही ये वापस D2 को एग्जिट करेगा, हम लोगों ने टाइम पीरियड इस तरह से सेट करा है, जितना सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी टाइम पीरियड से हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। डीज के बीच में वोल्टेज को हम उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो जैसे ही वो प्रोटॉन सॉरी जैसे ही वो प्रोटॉन बाहर निकलेगा, वैसे ही क्या होगा, हम लोगों ने वोल्टेज फिर से चेंज कर दिया, D2 हायर पर आ गया, D1 लोअर पर आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से ये दोनों डीज के बीच में एक्सेलरेट करेगा, इसकी स्पीड और बढ़ेगी, फिर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ। जैसे ही एग्जिट करेगा वैसे ही हम D1 को हायर पोटेंशियल पर ले आएंगे, D2 को लोअर पोटेंशियल पर ले आएंगे। फिर से क्या होगा, फील्ड इस बार होगी D1 से D2, फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से चेंज कर दी। फिर से एसिलेट करेगा, एसिलेट करेगा मतलब स्पीड गेन करेगा, स्पीड गेन करने के बाद वापस घूम कर आएगा बड़े रेडियस में। और ये जो अब इसका मोशन है ये चलता रहेगा। हर बार ही जब दोनों प्लेट्स के बीच में ट्रांजिट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसको एनर्जी मिलती रहेगी, रेडियस बढ़ता रहेगा। सर्कुलर मोशन करते करते एक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जिट होता है, कि आप देख रहे हो छोटा सा यहाँ पर हमने एग्जिट बना के रखा है। जब वो उस रेडियस को अटेन कर लेता है, जब वो चार्ज पार्टिकल, जब वो प्रोटॉन उस डिजायर्ड रेडियस ऑफ डी को अटेन कर लेता है, तब वो डी से एग्जिट कर जाता है विथ हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनिंग होती है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स की मैं बात कर लूँ,
तो हमें पता है कि टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट सेमी सर्कल, आधा सर्कल कंप्लीट करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड का हाफ। वो याद है टाइम पीरियड अभी जो लिखवाया था हमने 2 πm/क्यूबी, और उसका हाफ ये हम लोगों ने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में। इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा πm/क्यूबी, ये इसका हाफ हो जाएगा। इतना टाइम पीरियड होता है। और अभी जैसे हमने बताया था जितना टाइम पीरियड होता है, तो अगर टाइम पीरियड के इक्वली मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का टाइम रखता हूँ, तो हर t/2 टाइम में क्या होगा, हर t/2 टाइम के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, फिर हर t/2 टाइम के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मतलब हर t/2 टाइम में डीज अपने साइंस को चेंज कर रहे हैं। देखो, अगर टाइम पीरियड t है, अगर टाइम पीरियड t है तो हर t/2 टाइम में क्या हो रहा है, हर t/2 टाइम में पोलैरिटीज में चेंज आ रहा है। मतलब जितने टाइम में वो सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, जितने टाइम में वो सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, उतने टाइम में हम क्या करेंगे, डीज की पोलैरिटीज भी चेंज कर देंगे। मतलब हर बार जब वो क्रॉस कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट क्रॉस करे, चाहे वो राइट टू लेफ्ट क्रॉस करे, उसे हम हमेशा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट करवा रहे हैं। चाहे वो लेफ्ट से राइट जा रहा हो, चाहे वो राइट से लेफ्ट आ रहा हो, जैसे ही वो दोनों डीज के बीच में आएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से चेंज कर देंगे कि हमेशा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस उसको उस डायरेक्शन में एसिलेट कराएगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए, चाहे वो राइट से लेफ्ट जाए। ठीक है। तो वही हम लोगों ने जो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड के इक्वल अगर हम टाइम रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ये कंडीशन हमें क्लियर हो गई। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई करा है, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/T, दैट इज QB/2πm, और इसी को कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, ये टर्म वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये नाम बताया था मैंने, हमने बताया था उसको नाम ही इसलिए दिया गया है इस तरह से क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन वाले डिवाइस में यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। कैलकुलेशन ये परफॉर्म कर सकते हो कि आर रेडियस का अगर साइक्लोट्रॉन है, मान लो ये जो आर रेडियस का साइक्लोट्रॉन है, तो इससे निकलने वाले पार्टिकल की स्पीड क्या हो सकती है। कैसे फाइंड करोगे, आर रेडियस पर अगर वो एग्जिट करेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, ये जो आर है वो मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस है डी का, जहाँ से वो एग्जिट करने वाला है। इसको हम लिख देते हैं आर मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ डी, जिसके बाद हमने ओपनिंग रखी है, ये जो ओपनिंग दिख रही होगी जहाँ से वो एग्जिट करेगा, तो ये कितनी स्पीड से एग्जिट करेगा वो भी देख लेते हैं। ये वी मैक्स है जो हमें मिलेगा बाद में। फॉर्मूला पता है ना, R=mv/qb। तो यहाँ से मैं लिखूंगा आर मैक्स इज इक्वल टू m × V max/qb। तो यहाँ से आपको एक तो वी मैक्स मिल सकता है, अगर कोई आपसे पूछे कि आर रेडियस के साइक्लोट्रॉन से निकलने वाले पार्टिकल्स की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड या फाइनल स्पीड क्या होती है, तो वी फाइनल, फाइनल लिख दो उसको, वी फाइनल लिख देता हूँ उसको मैं, वी एफ। तो यहाँ से आपको वी फाइनल मिल जाएगा QB × R max/m। अच्छा, तो आप काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कैसे फाइंड करोगे, आर मैक्स इज इक्वल टू √2m के ई फाइनल, जिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी से वो पार्टिकल्स एग्जिट करेंगे, डिवाइडेड बाय QB। तो यहाँ से के ई मैक्स कितना आ रहा है, के ई फाइनल कितना आ रहा है, Q²B² R² डिवाइड बाय 2m। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स एग्जिट करेंगे वो कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ एग्जिट करेंगे। और ये देखो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, उनके Q/m के वैल्यूज पर, Q और m की वैल्यूज पर। सबसे पहले तो ये डिपेंड कर रहा है उन चार्ज पार्टिकल्स के Q और m की वैल्यूज पर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, साथ ही साथ कितना बड़ा साइक्लोट्रॉन आपने क्रिएट करा है। जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा साइक्लोट्रॉन का,
उतना ज़्यादा आप उस चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बिगर साइक्लोट्रॉन्स। चलो इसे नोट करना है। हालांकि सब चीज़ें जो होती है, इस टाइप के जो पार्टिकल एसिलेटर्स होते हैं, ये बहुत डिटेल्ड थ्योरीज होती है, जो कुछ हद तक आप, काफ़ी हद तक नहीं, कुछ हद तक आप कॉलेज में पढ़ते हो, और बाकी अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो कॉलेज में आकर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की खुद से कोशिश करते हो यूजुअली। पर अभी आपके जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइक्लोट्रॉन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग अगर देखोगे तो एनसीईआरटी वगैरह में बिल्कुल बेसिक डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेसिक फंक्शनिंग की आपको समझ में आ जाएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशंस किस तरह से होते हैं रियल लाइफ में। तो उसके ऊपर बेस्ड डिवाइस साइक्लोट्रॉन, इसे नोट करना है आपको। डायग्राम आपको एक्चुअली ना दोनों बनाने हैं, क्योंकि दोनों डायग्राम अलग पर्सपेक्टिव से हैं। एक जो है उसका 3D में दिख रहा है आपको, और एक मैंने उसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया। आपको दोनों डायग्राम साइड बाय साइड ड्रॉ करने हैं। मैं लिख देता हूँ, साइक्लोट्रॉन इज प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन। और ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड हमने अप्लाई करी है, फील्ड कहाँ पे अप्लाई करी है? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। अब ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई दोनों तरफ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने एग्जिट कहाँ पे रखा है ना। अगर आप एग्जिट यहाँ रखते तो अलग बात होती, जहाँ पे आपने एग्जिट रखा उसके अकॉर्डिंग वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इट कैन बी अलोंग पॉजिटिव और नेगेटिव है, बस इतना ध्यान रखना, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर डी। ये जो डी है इसके परपेंडिकुलर है। पहले ये नोट करना है, ये जो ग्राफ है ना वोल्टेज वाला, ये हम अलग से बना देंगे। अभी इसको भूल जाओ। अभी तो हेडिंग डालो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे? हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ से नोट करना शुरू कर दोगे।
अब साथ में नेक्स्ट पॉइंट में ये जो वोल्टेज लगाया है उसका ग्राफ बना लो कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का रेट हम लोग सेम रखते हैं जितना टाइम पीरियड होता है सर्कुलर पाथ का। अगर किसी का थोड़ा सा इसमें कुछ रिमेनिंग है तो उसका एक बार आप फोटो ले लो, और डायग्राम वगैरह में जो भी डिटेलिंग है वो सब बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसके फोटो ले लो और जो भी डिटेलिंग वगैरह रिमेनिंग है अगर कुछ वो फिर ड्रॉ कर सकते हो आप। अब ये वाला पॉइंट, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हमें नोट करने की, ये वाला पॉइंट और एक ये दो पॉइंट जो है नीचे के, रेडियस के हेल्प से वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड।
चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मीटरों का मीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मीटर। कब कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? कहीं देखा है इससे पहले इस डिवाइस को? हो सकता है पहले कभी कहीं डिस्कशन में आया हो ये डिवाइस। डेफिनेटली आया है। ये डिवाइस हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले भी डिस्कस किया है, और तब हमने बताया था टॉर्क लगता है और डिफ्लेक्शन इस प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना हम पास करेंगे उसके प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन होगा। और ये बताया था इसका जो टेक्निकल डिस्कशन होता है वो हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट। अब वो सही समय आ चुका है जब हम इसका टेक्निकल डिस्कशन कंप्लीट करें। तो देखो, ये सेम प्रिंसिपल हमने उस दिन भी लिखवाया था। अब आज शायद आपके समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। जैसे ही आप इस कॉइल में से करंट पास कराओगे, जो कॉइल दिख रही है आपको सेंटर पे, जैसे ही आप इस कॉइल में से करंट पास कराओगे, तो क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखी है। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं साइड में, नॉर्थ साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। और पहले ही बता दूं, हम लोग ओरिएंटेशन इसका इस तरह से रखते हैं कि वो जो एंगल होता है ना बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी वेक्टर, वो हम इंश्योर करते हैं कि 90 डिग्री हो। ठीक है। तो अभी हम लोग साइन 90 डिग्री लिखने वाले हैं, तो आपको पहले से ही बता दूं कि जो ओरिएंटेशन रखते हैं हम कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस तरह से रखते हैं कि एंगल जो होता है इट इज़ 90 डिग्री, मतलब एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ये अभी हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था कल परसों, एम क्रॉस बी बार बार हम निकाल रहे थे, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगी। और टॉर्क अप्लाई होने से क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। तो देखो, एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है। ये तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, एम क्रॉस बी। अब एम कितना होगा? सिंगल टर्न के लिए आई इंटू ए, और एन टर्न्स के लिए मैं लिख सकता हूँ उसको एन इंटू आई इंटू ए, फॉर एन टर्न्स। और इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट को मैं अभी इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ सिर्फ वैल्यू के फॉर्म में, तो मैं इसको लिखूंगा एन आई ए बी साइन थीटा। ये अल्फा लिख दिया है मैंने, साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा बोल दो, साइन अल्फा बोल दो। मैं यहाँ पे थीटा एक्चुअली क्या होता है, डिफ्लेक्शन के लिए यूज करूंगा। थीटा यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूजुअली फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे भी अभी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू हम इस तरह से अरेंजमेंट रखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है, तो ये हो जाता है एन आई ए बी। ये तो कौन सा टॉर्क है? ये वो टॉर्क है, ये वो टॉर्क है जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप पे अप्लाई करेगी। ये है वो टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर अप्लाई करेगी। पर अब एक इंटरेस्टिंग बात, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म भी लगा के रखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, एक इंटरनली एक, ये देख रहे हो अभी, ये रिस्टोरिंग स्प्रिंग लिखा हुआ है हमने, देख रहे हो ये लिखा है रिस्टोरिंग स्प्रिंग। शायद आप देख भी पा रहे होंगे इसको, ये ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर एक इस टाइप से एक स्प्रिंग भी बनाई है। ये स्प्रिंग अटैच होती है इस कॉइल से। ये जो अंदर सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है आपको, इससे ये स्प्रिंग अटैच होती है। ये क्या करती है, जैसे जैसे वो रोटेट करेगा ना, स्प्रिंग इसे रोकने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग इसके रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग रिस्टोर करने के लिए, मतलब आपने देखा है करंट जब जीरो कर देते हो तो नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे घूम के आ जाती है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जहां पे नीडल रुकी हुई है वहीं रुकी रह जाएगी। अगर स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो उसको वापस रिस्टोर करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर कौन लाएगा? तो ये जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग उसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेकर आती है जब हम लोग करंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग क्या करेगी, इसको इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगी जो इसे वापस पीछे टर्न करना चाहता है, पीछे ओरिजिनल पोजीशन पे टर्न करना चाहता है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा बेसिकली, ये रोटेशनल मोशन वगैरह में या फिर एसएचएम में भी पढ़ा होगा, टॉर्सनल पेंडुलम जिसको हम बोलते हैं।
टॉर्सियनल पेंडुलम आपको याद आ रहा होगा। इन सब केसेस में क्या होता है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे होता है ना एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स या एफ इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग के लिए, ये इस टाइप की स्प्रिंग के लिए। वैसे ही अभी जो हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं इस टाइप की स्प्रिंग्स के लिए क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, या ऐसा बोल दो टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। ठीक है, जैसे होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे ये टॉर्सियनल कांस्टेंट होता है। जैसे के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे ये होता है टॉर्सियनल कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट रिस्टोरिंग टॉर्क भी एंगल के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो नीडल है ये कहाँ पर आके रुकेगी। जैसे आपने करंट फ्लो करवाया, अगर आप इसमें से करंट पास करवा रहे हो तो ये नीडल कहीं ना कहीं तो आके रुकेगी। पता है कहाँ पे आके रुकेगी, जिस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और इस स्प्रिंग का टॉर्क एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, अब वो फर्दर आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क उसे आगे घुमाना चाहता है, स्प्रिंग का टॉर्क उसे पीछे ले आना चाहता है। दोनों इक्वल जब हो जाएंगे तब वो नीडल जो है वो इक्विलिब्रियम पर उस पॉइंट पर आ जाएगी। तो फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, when this deflecting torque produced by the current is equal to the restoring torque produced by the spring, हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम एंगल होगा उस पर्टिकुलर करंट के लिए। अब ये बताओ कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर टॉर्क कितना लिखा था, एन आई ए बी। ये टॉर्क था करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग लूप था उस पर टॉर्क था एन आई ए बी। और जब ये एन आई ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी थीटा के इक्वल हो जाएगा। सी थीटा ये जो भी हमने लिखा, तो वो जो एंगल होगा, वो जो एंगल थीटा होगा उस पर्टिकुलर करंट के लिए वो एंगल थीटा उसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एंगल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, कितने करंट पर कितना डिफ्लेक्शन होगा या कितने डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट होना चाहिए, ये वो एक्सप्रेशन है। जहाँ पर ये देखो ये बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, ये तो आपके गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करने वाले टर्म्स हैं बाकी ये सब, एन बी ए और सी, ये सब कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, वही जो हम समझाना चाह रहे थे कि गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, उतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन। जहाँ पे नीडल आकर रुकती है ना, जब करंट जाता है, जब करंट फ्लो करता है तो नीडल किसी पोजीशन पर आकर रुकती है, वो पोजीशन किसके प्रोपोर्शनल होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग टू द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, और ये एक चीज बता दूं, ये जो एक्सपेरिमेंट आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये आपके लिए ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपके ट्वेल्थ की लिस्ट के जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट की लिस्ट होगी, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट होगी, उसमें गैल्वेनोमीटर वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी मैं कुछ टर्म्स भी बताऊंगा, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसके लिए। अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, नोट करवा देंगे, उससे पहले हम कुछ टर्म्स और देखते हैं। करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आपको समझ में आ गया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अब कुछ टर्म्स हम डिफाइन करते हैं हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए। अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए। उसमें सबसे पहला टर्म होगा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है जब आप यूनिट करंट फ्लो करवाते हो, तब यूनिट करंट के लिए वो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, वो इंडिकेट करता है कि वो उस गैल्वेनोमीटर की, उस डिवाइस की, उस एपेरेटस की करंट सेंसिटिविटी कितनी है, वो करंट यूनिट करंट को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो दो गैल्वेनोमीटर्स अगर मेरे पास है, दोनों से मैं यूनिट करंट पास कराता हूँ, तो यूनिट करंट पास कराने पर जो जितना ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा उसकी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन that is produced in the device
फॉर अ यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट। यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन शो करता है वो होता है करंट सेंसिटिविटी। वैसे ही आगे जाकर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकता हूँ। इट विल बी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। मतलब एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर उसके अंदर कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आता है वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, एक ही डेफिनेशन याद रखूंगा आपको दोनों समझ में आ जाएगी। फिर करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करूंगा मैथमेटिकली, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मतलब थीटा बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मतलब थीटा बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यहाँ से रेशियो निकालो, थीटा बाय आई का रेशियो क्या आ रहा है, थीटा बाय आई का रेशियो आ रहा है एन बी ए बाय सी। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर एम्पियर, दिख ही रहा है थीटा बाय आई, इट विल बी इन रेडियन पर एम्पियर। वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, और वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ द कॉइल हो जाएगा आई इंटू आर। तो ये जो टर्म है ये तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, बस यहाँ पे आर और इंक्लूड हो जाएगा। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। याद है मैंने लिखवाया था रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर के पास को, हमने आर जी लिखते थे पहले, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये वही रेजिस्टेंस है। ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये तीनों में एक साथ ही लिखवा दूंगा, पहले समझ लो तीनों टर्म्स को। तीसरा टर्म होता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है कि कितने करंट की रिक्वायरमेंट है एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप उसके अंदर एक डिवीजन, जो ऊपर डिवीजन बने होते हैं, आप उसके अंदर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने करंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो अमाउंट ऑफ करंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। उतना करंट पास करवा दो आप, तो वो एक यूनिट जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें एक डिवीजन का जो डिफ्लेक्शन होता है, एक डिवीजन से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी नीडल, उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। रिप्रेजेंटेशन होता है फिगर ऑफ मेरिट का के, यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर डिवीजन। कितना एम्पियर करंट आपको चाहिए पर डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर डिवीजन। कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है भाई। पूरा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट होता है उसको हमने याद है बोला था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पड़ा था आई जी, मतलब वो करंट जिस पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मार्किंग्स या ग्रेजुएशंस ऑन मीटर स्केल, मतलब वो जो उसकी जो स्केल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे उसके अंदर 10 डिवीजन है मान लो, और टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आता है मान लो 50 एम्पियर, तो 50 एम्पियर पे वो 10 डिवीजन शिफ्ट कर रहा है। तो एक डिवीजन शिफ्ट करने में कितना एम्पियर करंट चाहिए, मुझे 5 एम्पियर करंट चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इसका फिगर ऑफ मेरिट। समझ में आ गया। वो था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। वो था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और ये है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। और यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों से वाइवा में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल की लिस्ट में होगा आपके। आप फाइल कंप्लीट करोगे आपको ये सब टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तो ये सब टर्म्स फिर से आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी आप लिखोगे तो ये सब टर्म्स आने वाले हैं, फिगर ऑफ मेरिट, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। डायग्राम तो हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ से स्टेटमेंट वगैरह सब लिखना शुरू कर देना अब आप। और लिखते लिखते नोट करते करते याद भी करते जाना है।
प्रीवियस स्लाइड में आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल नोट करना है, और वैसे ये प्रिंसिपल भी हम लोग नोट कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार रिकैप के फॉर्म में हमने ये नोट करना है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम ड्रॉ कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है। क्या वो नोट नहीं कर पाए थे? हमें लगा इसमें तो फॉर्मूले फॉर्मूले इतनी जल्दी तो नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है। 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, जिसने का नोट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हम करंट सेंसिटिविटी।
नेक्स्ट टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो रेसिप्रोकल कौन-कौन है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये टर्म देखो फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपॉन नंबर ऑफ ग्रेजुएशन मतलब करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब एक तरह से I बाय थीटा हो गया ये। करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब टोटल करंट अपॉन टोटल डिफ्लेक्शन I बाय थीटा। ये है I बाय थीटा एक तरह से। और ये क्या है? इससे पहले डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, तो उसका मतलब ये है थीटा बाय आई। अब समझो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कौन दोनों? करंट सेंसिटिविटी और ये जो फिगर ऑफ मेरिट है, ये दोनों एक दूसरे के अब रेसिप्रोकल दिखे आपको? ये वो रेसिप्रोकल टर्म्स है जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ तक तो नोट कर लिया ना सबने, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसके बाद नोट करो फिगर ऑफ मेरिट।
तो ये भी नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म की। देखो, एटॉमिक मैग्नेटिज्म में बेसिकली होता क्या है, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। न्यूक्लियस के अबाउट अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक करंट होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक सॉर्ट ऑफ करंट होगा। तो उस करंट को हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमने फाइंड किया भी है। ऑर्बिटल करंट, ऑर्बिटल करंट हो जाएगा, ये लिखवाया हुआ है मैंने आपको, 2-3 दिन पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था शायद। क्वेश्चन ही दिया था मैंने शायद किसी एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था शायद मैंने, कि बताओ कि वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, राइट। तो देखो, ऑर्बिटल करंट होगा चार्ज बाय टाइम पीरियड। चार्ज कितना है, ई डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टी। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाय वी। और ये सेम टू सेम चीजें मैंने लिखवाई है आपको पहले भी, ठीक है, 2 पाई आर बाय वी। बस आप यहाँ पर एक चीज ये कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी आप इसको लिख सकते हो, v बाय आर इज ओमेगा, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर सकते हो, जैसे अभी हमने नोट करा है, ठीक है। ये तो ऑर्बिटल करंट हो गया। ऑर्बिटल करंट का मतलब इस चार्ज के इस ऑर्बिट में मूव करने के कारण, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो ये चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज के इस ऑर्बिट में मूव करने के कारण इस ऑर्बिट में जो आपको करंट फील हो रहा है, ये हो जाएगा इस ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल करंट, ठीक है। अब इसके कारण ये सेंटर पर, न्यूक्लियस जहाँ पर है, जहाँ पे न्यूक्लियस की पोजीशन है, सेंटर जहाँ पर है, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पर ये करंट कैरिंग लूप जो दिख रहा है, जो करंट कैरिंग ऑर्बिट हो रहा है, जिस ऑर्बिट में करंट हम मान सकते हैं फ्लो कर रहा है, वो करंट कैरिंग ऑर्बिट सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो आपको याद है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज μ0I/2R। कुछ भी नहीं करा है, अब हमने आई की वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू रखते से ही आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या आप मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट क्यों जनरेट हो रहा है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जिस पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ में एक तरह से मैं मान सकता हूँ करंट है, उस पाथ में एक तरह से करंट है, तो करंट इनटू कंप्लीट एरिया, कौन सा एरिया, करंट इनटू ये वाला एरिया, ये जो एरिया इंक्लोज है पूरा, करंट इनटू ये एरिया इंक्लोज्ड, इसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ेगी, ऑर्बिट के रेडियस की। क्या आपको ऑर्बिट का रेडियस पता होता है, बिल्कुल पता होता है ना। तो ऑर्बिट के रेडियस के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो कि आई इंटू ए होता है, करंट कितना है, ई इंटू एफ। ये मैंने एक लाइन में लिखना था, मैंने अलग लाइन में आ गया ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में, तो आपको समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट है आई इंटू ए, ये आई की वैल्यू है, और ये एरिया, दोनों एक साथ लिखने हैं मुझे, है ना, मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में। आई इंटू ए, एरिया इज πr²। तो ये जो टर्म आ रहा है, ये आ रहा है E⍵r²/2, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या। फिर एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, चलो इतना ही देखते हैं, अभी डायरेक्शन में आपको अलग से सिखाऊंगा फिर। डायरेक्शन का डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो डिस्कशन अपन अभी होल्ड पे रखते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। जो अब ये रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट जो अभी हमने फाइंड करा, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज कैपिटल एम, एंड एंगुलर मोमेंटम जो आप 11 में पढ़ते हो एल। पहले मुझे बताओ, अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया,
ये आया था ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू और ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ई वी आर बाय टू। या किसी को कंफ्यूजन है तो इसे भी समझ लो कि आपने कुछ नहीं करा है। आपने यहाँ पर इसको भूल जाओ, ये जो लिखा है इसको पूरे को भूल जाओ। आप तो सिर्फ ऐसा देखो, ये जो टर्म आया इसमें मैंने ओमेगा को रख दिया वी बाय आर, तो आपको सेम टर्म मिलेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट आने के बाद एंगुलर मोमेंटम तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, जब छोटे थे बचपन में पढ़ाया जाता है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, वही एन एच बाई टू पाई वाला। बस रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा होगा, इट इज इक्वल टू एम वी आर। तो ये वही एम वी आर है। अब एम बाय एल, एम बाय एल निकाल के देखो, एम बाय एल वैल्यू वाइज ये आ रहा है ई बाय टू एम, कॉन्स्टेंट आ रहा है। ई बाय टू एम एक कांस्टेंट आ रहा है, जिसके ऊपर आगे जाकर बहुत बड़ा डिस्कशन भी होने वाला है। ये इन जनरल किसी भी नॉन कंडक्टिंग चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये रेशियो कांस्टेंट आता है क्यू बाय टू एम, जिसपे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा फिर। पर अभी आपको समझ में आना चाहिए एम बाय एल का रेशियो इज सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू ई बाय टू एम फॉर इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन में आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं, आज यहाँ तक ही। डायरेक्शन अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ये पॉइंट अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नोट करना शुरू कर दो।
वैसे अब एक काम कर सकते हो आप, एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर बॉक्स इसके लिए मुझे 20-25 मिनट्स की रिक्वायरमेंट और है। हालाँकि आप करने के लिए कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी जाएँगे अगर आप चाहते हो फर्स्ट टाइम करना उसको, तो जो क्वेश्चन एक बार में बनते जाएँ, टिक करते जाओ, जो पहली बार में नहीं बने उनको रोक दो और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर जब हम वापस थोड़ा-सा ये कांसेप्ट रिज़्यूम करेंगे तब कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम पर ये कंप्लीट हो गया, हमारा नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, 20-25 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट होकर नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज डेफिनिटली स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके लिए आपको फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 1 आध 2 क्वेश्चन जो अभी इस कंसेप्ट पर हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म तक तो वो कवर अप हो जाएगा और नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, नया मॉड्यूल भी वैसे मैंने आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है, ठीक है? आगे के सेल्फ स्टडी के लिए, फर्दर रीडिंग के लिए भी पोस्ट कर चुका हूँ मैं। अच्छा, इसको हम लोग आगे नहीं जा रहे, यहाँ पर ही रोक रहे हैं। ये जो टर्म है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टर्म पर इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ये रेशियो कांस्टेंट जो आता है, वो हर एक केस के लिए एप्लीकेबल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे एक साथ ही। Q/2m वाला आज मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट टर्म पर ये इन जनरल एक्सप्लेन करूँगा कि ये रिलेशन जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर पॉज़ कर रहा हूँ। याद रखना हम लोगों ने यहाँ तक रोका है इसको डिस्कशन को, ठीक है? इसके बाद 5, 10, 15, 20 मिनट का काम है। इस पर एक क्वेश्चन भी मुझे बनाना है। वो कंप्लीट होगा फिर हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। लास्ट यूनिट आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट के बाद वो भी है ना, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स और उसके बाद ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, सब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद भी। चलो यहाँ पे पॉज़ करते हैं, आगे मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।